सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। और आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 2 ऑफ जीके पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4। बिफोर स्टार्टिंग कल मैंने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो अपलोड किए थे, लेकिन वो सिर्फ हिंदी में थे क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से इंग्लिश के नोट्स जो हैं कल रेडी नहीं हो पाए थे। लेकिन आज से जो आपको कल का लेक्चर था और साथ ही साथ जो आज का लेक्चर होगा, उन दोनों के नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे कोशिश की जाएगी कि जैसे लेक्चर आप लोगों का 11:30 तक ऑलमोस्ट ख़त्म होता है, ठीक है, 11:30 11:40 तक, तो आपको 2 बजे तक रफली जो है नोट्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो पहला लेक्चर था, इस वजह से आपको नोट्स अभी इंग्लिश के नहीं मिल पाए। बाकी हिंदी के तो मैंने अपलोड कर ही दिए थे आप लोगों को, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें, ठीक है। एंड होपफुली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो आ चुके होंगे, बिकॉज कल जितने स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे मुझे पता है। हाँ जी, राधे राधे सभी को एंड गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 2। और ज़रा ये बताइए कि सभी लोगों ने पिछला वाला जो लेक्चर था, दैट इज़ लेक्चर नंबर 1, उसको रिवाइज़ किया या फिर नहीं। बिकॉज लेक्चर 1 का रिवीजन होना चाहिए, देन लेक्चर 2 में, देन लेक्चर 1 और 2 का रिवीजन होना चाहिए, देन लेक्चर 3 में। पीछे का रिवीजन करते रहें। वैसे तो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा संडे के दिन IRS के तहत, दैट इज़ इंटेंस रिवीजन सेशन में, बट फिर भी आपको खुद से भी रिवीजन करते रहना है। स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव द लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो जो भारत की जनगणना है 2011, उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस लिटरेसी रेट को, जिससे कि भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, अभी आए हैं, चाहे वो जेई का पेपर हुआ हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हुआ हो, चाहे आपका CPO हुआ हो, या फिर चाहे CHSL हो रहा हो, ठीक है। लिटरेसी रेट से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पेपर तो छोड़िए। तो लिटरेसी रेट से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके। सबसे पहली बात तो ये कि लिटरेसी रेट होता क्या है, व्हाट इज़ लिटरेसी रेट, साक्षरता दर होती क्या है। तो लिटरेसी रेट होती है कि कोई भी हु इज़ एज्ड अबव 7, जिसकी उम्र 7 या फिर उससे ऊपर है, वो रीड एंड राइट कर सकता है। हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि वो पढ़ सकता है और लिख सकता है इन एनी ऑफ दी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मेंशन इन दी 8th शेड्यूल। तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें जो 8th शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस मेंशन है, और कितनी लैंग्वेजेस, टोटल 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। अब इन 22 लैंग्वेजेस में अगर कोई भी एज्ड अबव 7 रीड एंड राइट कर सकता है तो उसको हम लिटरेट मानते हैं। इंडिया की अगर लिटरेसी रेट की बात करें, इट इज़ 74.04%। ये इंडिया की लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। अभी तो ऑब्वियस से बात है, बढ़ चुकी होगी। फिर अगर हम बात करें कि इसमें आपसे पूछता है कि हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट कहाँ की है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, सारी चीज़ें पूछता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाईएस्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ लोएस्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट, इसका मतलब है स्टेट, इसका मतलब है यूटी, और इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो हाईएस्ट अगर बात करें लिटरेसी रेट किस स्टेट में है, तो ये केरल में है। लोएस्ट किस स्टेट में है, बिहार में। आपसे रेट भी पूछ लेगा कि कितना परसेंटेज है लिटरेसी रेट का, तो केरल में 94% है अप्रॉक्स, और बिहार में है 61.8%। वहीं अगर हम यूटी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप की। कितनी है, 91.85%। ये है लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट। वहीं अगर लोएस्ट की बात करें तो वो है दादरा नगर एंड हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली। क्लियर। क्योंकि पहले जब 2011 की जनगणना हुई थी तब दमन और दीव और दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी नहीं थे, अलग अलग थे, इसलिए दादरा नगर हवेली को अलग लिखेंगे, दमन और दीव को इसमें नहीं जोड़ेंगे अभी, ठीक। फिर अगर हम बात करें कि किस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट है, डिस्ट्रिक्ट की, तो ये है सरचिप मिज़ोरम, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट पता होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सरचिप है मिज़ोरम की। और अगर लोवेस्ट की बात करें तो ये है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, दैट इज़ MP में,
सेकंड नंबर पे पूछ लेता है कि सेकंड नंबर पे कौन है लिटरेसी रेट के मामले में, तो केरल के बाद आता है मणिपुर सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे। एंड लोवेस्ट के मामले में सेकंड नंबर पे अगर बात करें दैट इज़ बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश। फिर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि मेल लिटरेसी रेट कितनी और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है। तो मेल लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो ये 82.14%, और अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें ये 65.46%। इन दोनों में ज़रा डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए कितना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट इन्हीं दोनों की साक्षरता दर में अंतर कितना है। तो ये है मेल लिटरेसी रेट, यानी कि कितने मेल लिटरेट हैं और कितने फीमेल, यानी कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं लिटरेट हैं। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछता है कि हाईएस्ट डिफरेंस किस स्टेट में है बिटवीन दी मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अधिकतम गैप कहाँ पे है। ये है राजस्थान में। फिर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, केरल में। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, केरल में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, बिहार में। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं होगा तो राजस्थान ऑप्शन में होगा, राजस्थान आप टिक करेंगे, ठीक है। तो ये पुरुष और महिला का हो गया, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन पहले इसको कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादरा नगर एंड हवेली। फिर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भारत की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी थी। 1901 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से कितनी थी, और 2011 के पहले जो हुआ था पहले 2001 का सेंसस। बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जो सेंसस है, जनगणना, ये हर 10 साल में होता है, यानी डेकेडल होता है, ठीक है, यानी कि 10 साल में ये किया जाता है। लेकिन अभी 2021 में नहीं हुआ था कुछ कारणों से, और वो अभी 2024 के एंड तक के लिए डिले कर दिया गया था, 2024 के एंड तक के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी यानी 1947 के टाइम पे वो 12% थी। 1901 में अगर बात करें तो ये 5.4% समथिंग थी, और 2001 की अगर बात करें तो 64.8%। अब आप ये मान लीजिए कि 99% ऑफ योर क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू द लिटरेसी रेट विद रिस्पेक्ट टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 ख़त्म हो चुके हैं। इसके बियॉन्ड शायद ही कोई क्वेश्चन बने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बनेगा नहीं, बनाने का तो कुछ भी बना सकता है एसएससी, लेकिन जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, और 99% जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपके ख़त्म, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका मिज़ोरम होगा, ठीक है। ये जो मिज़ोरम है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट के मामले में, वही होगा। यहाँ पे गलती से मैंने मणिपुर लिख दिया, ठीक है। ये आपका मिज़ोरम होगा, ठीक है, मिज़ोरम। ये हैं आपके लिटरेसी रेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन। अब जो भी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी आता है, सेक्स रेशियो आता है, तो उनको हम एक एक क्वेश्चन में ऐसे धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। पूरा सेंसस हमारा ऐसे ही कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। कंडक्शन, वेरिएशन, कन्वेक्शन या फिर एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, ये है वाटर। वाटर का होगा इवेपोरेशन। जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो क्या होता है, ये जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा ये क्लाउड्स मूव भी करते हैं, इस तरह से करते हैं कि नहीं मुझे याद है कि मुझे मतलब काफ़ी टाइम तक यही लगता था, छोटे में जब छोटे थे तो दादी से पूछते थे, मतलब गांव की भाषा में ही ऑब्वियस याद है कि दाई ये बादल चलत कहाँ हैं, इस तरह से गांव की लैंग्वेज पूछते थे। तो दादी बोलती थी कि बउआ कुछ नहीं, पानी ले जाते हैं तो मुझे यही लगता था कि ये जो बादल चलते हैं ये पानी लेने जाते हैं कहीं से ठीक है। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा इस तरह से क्लाउड्स मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है क्लाउड्स का, इट इज़ ड्यू टू दी एडवेक्शन। एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको आप समझ सकते हैं। इसी एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से ध्यान रखिएगा लू चलती है। लू क्या है, लू एक लोकल विंड है, एक स्थानीय पवन है। हमारी जो विंड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो परमानेंट विंड होती हैं और एक लोकल विंड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जो हमारी विंड्स होती हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो हमारी पवनें होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हमारी परमानेंट विंड यानी कि स्थायी पवनें, और दूसरी होती हैं टेम्पररी विंड्स। ठीक है, टेम्पररी, और टेम्पररी नहीं बोलेंगे इनको, लोकल बोलेंगे। ठीक है, टेम्पररी बोलने से अच्छा लोकल विंड्स, जो सिर्फ कुछ एक लोकल जगह में चल रही हैं। परमानेंट विंड्स में आती हैं हमारी ट्रेड विंड्स, जिनको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। ट्रेड विंड्स आती हैं जैसे फॉर एग्जांपल, इनके बारे में हम किसी और उसमें क्वेश्चन में देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखना है कि जो हमारी लू होती है वो एक लोकल विंड होती है। ठीक है, और एडवेक्शन की प्रोसेस की वजह से चलती है। और कब चलती है आपको पता है, समर्स के टाइम पे। कंडक्शन क्या होता है, जिसको हम चालन बोलते हैं। कंडक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो हमारी ऊष्मा का संचालन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक लोहे की रॉड लीजिए। ठीक है, आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा, और मान लेते हैं कि कुछ आग जल रही है। आपने इस लोहे की रॉड को इस आग में इस तरह से रखा। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको भी यहाँ पे परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं ये हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम कंडक्शन नाम देंगे। कन्वेक्शन क्या होता है, ये वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर आप बोल सकते हो। जो मैंने इवापोरेशन अभी बताया ना, ये कन्वेक्शन ही है एक तरह से। कन्वेक्शन होता है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसकी वजह से लू चलती है। अगला है हमारा, द विजयनगर एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं था। विजयनगर एम्पायर, इसको हमने कल पढ़ा था। अब क्या क्या पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो अब इसी तरह से हम इसी मॉडल पे काम करेंगे कि जो भी हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ रखा है उसको पहले रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, और तब आगे बढ़ेंगे। तो विजयनगर एम्पायर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कल ये पढ़ा कि 1336 AD में इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं, हरिहर एंड बुक्का करते हैं। किसके फ्यूडेटरीज थे, किसके सामंत थे, तो ये ककातियाज ऑफ वारंगल के फ्यूडेटरीज थे। इनकी कैपिटल क्या थी विजयनगर एम्पायर की, तो इसकी कैपिटल थी हम्पी, जो कि पंपा देवी के नाम पे रखा गया था नाम हम्पी पड़ा इसका नाम। किस बैंक्स, किस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड था ये हम्पी, तुंगभद्रा के बैंक्स पे लोकेटेड था। विजयनगर, ठीक है, विजय जो है उत्सव भी मनाया जाता है कर्नाटक में, जिसको हम हम्पी उत्सव के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से, विजयनगर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सिटी ऑफ विक्ट्री। इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे इनको किस नाम से जानते थे, इनके कंटेम्प्रेरीज इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे। ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था कि हरिहर बुक्का किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संगम डायनेस्टी से, क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें 4 डायनेस्टीज आई। कौन कौन सी, संगम, सुलभ, तुलुव और अराईवीडू। इसका ड्यूरेशन क्या था, 1336 से लेके 1485 तक था। सुलभ की अगर बात करें तो 1485 AD से लेके 1505 AD तक था। तुलुव की बात करें 1505 से लेकर 1570 AD तक था। और अराईवीडी को अगर बात करें तो 1570 से लेके 1645 या फिर 46 तक आपको देखने को मिलेगा इसका ड्यूरेशन। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। अब हमने ये भी तो पढ़ा था कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये थी हमारी कृष्णा रिवर। इसके मैंने बताया था इसके नीचे जो पूरा रीजन है, तो पूरा रीजन मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ये सारे स्टेट आ जाएंगे। तेलुगु मतलब वही आंध्रा वाला रीजन, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से तो इनको जानते ही थे। मराठा नहीं आएगा इसमें, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इससे एक कदम आगे, और एक कदम आगे है कि इस पूरे एम्पायर के टाइम पे कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे और किसके टाइम पे आए थे। तो हमने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया, उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे जैसे मैंने कल पढ़ाया था, आराम से लिख लिख के। आज थोड़ा जल्दी से लिख लिख के, शॉर्ट में लिख लिख के। अब अगली बार जब मैं कराऊंगा तो लिख के नहीं, ठीक है, जल्दी 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 बस ओरली रिवाइज करेंगे वहाँ पे हम इसको, ठीक है। और कुछ इक्का दुक्का नई चीज़ें ऐड करते रहेंगे। तो ट्रैवलर्स की अगर बात करें तो कौन कौन आए थे, सबसे पहले तो आपको याद रखना है अच्युत, या तो यहाँ पे मैं पहले ट्रैवलर का नाम लिखता हूँ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में किसके टाइम पे आया था वो, ठीक है। फरनाओ नूनीज, ठीक है, फरनाओ नूनीज किसके टाइम पे आया था। निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी। फिर अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, ठीक है, ये आपका पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था, ये इटालियन ट्रैवलर था, ये पर्शियन ट्रैवलर था।
एंड यहाँ पे हैं दो हमारे पोर्चुगीज़ ट्रैवलर जिनका नाम है दुआर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। ठीक है, ये दोनों पोर्चुगीज़ ट्रैवलर हैं। पोर्चुगीज़ का मतलब वही रोनाल्डो वाला देश और वही जहाँ से वास्को डिगामा आया था। ठीक है, तो फरनाओ नुनीस किसके टाइम पे आया था? ये आए थे अच्युत देवराय के टाइम पे। ठीक है, अच्युत देवराय के टाइम पे। राया का मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर। इनके टाइम पे होते थे अमर नायक, भी ध्यान रखना। अमर नायक कौन होते थे विजयनगर एम्पायर में? ये होते थे मिलिट्री कमांडर्स। ये होते थे अमर नायक मिलिट्री कमांडर्स जो कि राया के अंडर में काम करते थे। इनको एक पार्ट ऑफ लैंड दे दिया जाता था, उसको गवर्न करना होता था इनको। ठीक है, अमर नायक मिलिट्री कमांडर। और राया कौन होते थे? जो एक तरह से रूलर है। निकोलो दी कॉन्टी, ये किसके टाइम पे आया? देवराया देवराया दी फर्स्ट के टाइम पे। अब्दुल रज़ाक जो पर्शियन ट्रैवलर हैं वो किसके टाइम पे? देवराया दी सेकेंड के टाइम पे। एंड दुआर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस दोनों पोर्चुगीज़ ट्रैवलर हैं और ये दोनों आए KDR दैट इज़ कृष्ण देवराय के टाइम पे। तो हमने दो चीज़ें नहीं पढ़ी आज, एक तो ट्रैवलर्स और दूसरा अमर नायक कौन होते हैं। दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं? पार्ट नंबर 3, 2, 4A या फिर पार्ट नंबर 4? सर के बारे में फुल फॉर्म्स बताई थी वो CPI, AITUC, CS, CSIR, नया खरी का तो कुछ तो कीजिए से आधा अधूरा। अभी ये भी तुमको फुल फॉर्म भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा। CPI, AITUC इतना समझ नहीं सकते हो कि CPI का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर आंख बंद करके यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो एकदम हैं? मतलब कुछ भी एकदम ज़ीरो मेहनत करनी पड़े। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है सिटीजनशिप से, यानी कि नागरिकता से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, कल मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसको हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया था, तो इसमें टोटल 22 पार्ट्स यानी 22 भागों में विभाजित था ये। इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे। एंड इसमें टोटल 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियाँ थी। अब ये जो 22 पार्ट थे, अब इन 22 पार्ट के 22 को हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ कुछ पार्ट के बारे में याद रखना है, जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4। अब वो मैं आपको बता दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में तो सबसे पहली बात याद रखना है कि क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ व उसके राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। कि भाई यूनियन में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे जब इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल आएगा, कि नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज़ दिए हुए हैं प्लस उनका क्या जुरिस्डिक्शन है। पार्ट 2 में बात करें तो सिटीजनशिप, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में दिया हुआ है पार्ट 1 में। आप ऐसे समझो कि ये एक चैप्टर है। पार्ट को जैसे हमारी बुक में चैप्टर होते हैं, तो वैसे एक चैप्टर है जिसमें पेज नंबर 1 से लेके 4 तक में ये चैप्टर 1 ख़त्म है। उसी तरह आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में आपका पार्ट 1 ख़त्म है। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी दिया, जैसे नहीं चैप्टर, ये मान लेते हैं कि चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। या फिर मान लेते हैं कि कोई इसी सेलेक्ट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बेसिक सा, क्या आप ऐसा कौन सा कॉमन सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं कि सेल टॉपिक है। ठीक है, तो सेल चैप्टर का नाम हो गया कि चैप्टर है। अब उस सेल में डिफरेंट चीज़ें होंगी कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल थ्योरी किसने दी, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है डिफरेंट पेजेस में। तो वैसे ही आप इसको रिलेट करिए। तो आर्टिकल 1 से 4 पार्ट 1। पार्ट 2 किसकी बात करता है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की बात करता है। और जब नागरिकता की बात करते हैं तो ये आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा? 4 पे ख़त्म है पार्ट 1, तो पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 5 से स्टार्ट होगा और 11 पे जाके ख़त्म होगा। और हमें याद रखना है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद करवाऊंगा, उसको आप टेंशन मत लो। लेकिन सिटीजनशिप में बहुत ही लिमिटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सिटीजनशिप में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, यानी एकल नागरिकता चलती है। और ये जो प्रोविज़न हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रटना है आपको कि सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 में है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, एकल नागरिकता, यानी कि भारत के लोगों के पास सिर्फ भारत की नागरिकता होती है। जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी नागरिकता नहीं होती है, उसका निवास होता है। यूएसए में क्या होता है? डुअल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता। जैसे कोई सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है, कोई लॉस एंजलिस में रह रहा है, तो वहाँ की भी उनके पास नागरिकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं।
पार्ट 3 इसका सही आंसर होगा, भाग 3, जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की। अब ये पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 11 पे ख़त्म है, तो पार्ट नंबर 3 कहाँ से स्टार्ट होगा, आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल नंबर 35 तक जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 4 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने लिए हैं किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बोरो किया है। अब 35 पे पार्ट 3 खत्म है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 36 से स्टार्ट होगा, 51 तक गया है। एंड पार्ट 4A की बात करें यानी भाग 4 का की बात करें तो ये आपका है पार्ट नंबर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जिनको हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इनको हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जहाँ से हमने 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, अब आर्टिकल इसमें ये बुद्धि मत लगाना कि 51 पे ख़त्म है पार्ट 4, तो पार्ट 4A 52 से शुरू होगा ना, 51A में है, 52 से हम देखेंगे पार्ट 5 स्टार्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो पार्ट 4A लिखा हुआ है, ए का मतलब ये है कि इसको हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। अगर कहीं पे भी A, B, C इस तरह से दिख जाए उसका मतलब हमने संविधान में इसको बाद में संवैधानिक संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा है, और वो पार्ट 4A को हमने वैसे ही जोड़ा है। अभी मैं उसमें डीप डिवेल नहीं कर रहा हूँ कि किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, किससे क्या किया, नहीं। अभी सिर्फ आपको याद रखना है पार्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 4A में क्या है, किस आर्टिकल से किस कहाँ तक दिया और कहाँ से हमने उस कॉन्सेप्ट को बोरो किया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, मौलिक अधिकारों को, तो इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अभी CHSL में पूछा मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट UK में ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ के राजाओं ने वहाँ के कुछ अमीर लोगों को कुछ राइट्स दिए, कुछ अधिकार दिए, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया, मैग्ना कार्टा के रूप में वहाँ पे आया था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स को वैसे हमने लिया USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एट प्रेजेंट यानी मौजूदा समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। और अब लास्ट चीज़ वो है कि ये कौन सा राइट हटा है, तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये हटा है। बस अभी के लिए इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। किस अमेंडमेंट से हटा है, चलिए ये भी याद रख लीजिए, 44th अमेंडमेंट, ठीक। या फिर अब चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं कि अभी कहाँ पे है ये, तो अभी ये है पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 12 में है, और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 300 का 300A में है। और ये 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और ये कभी एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, अभी एक लीगल राइट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक। और हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इनको रिवाइज करेंगे, प्लस 6 फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे। Which article of the Constitution mentions that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? 20 क्लॉज 4, क्लॉज 2, क्लॉज 3 या फिर क्लॉज 1? तो पहली बात तो 20 क्लॉज 4 करके है ही नहीं। आर्टिकल जो हमारा 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बात करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, हिंदी में कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। यह है आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 20। अब इस अनुच्छेद नंबर 20 में 3 चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन सी? आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3। क्लॉज 1 में दिया हुआ है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को उसके क्राइम के लिए जो सज़ा मिलेगी वो उस समय जो कानून में सज़ा दी हुई है
उसके हिसाब से मिलेगी, ना कम मिलेगी, ना ज़्यादा मिलेगी, ना पुराने लॉ के हिसाब से मिलेगी, ना आने वाले लॉ के हिसाब से मिलेगी। जिस समय क्राइम, जैसे मान लो कि तुमने, ये तुम हो, ठीक है, तुमको लगा है कि बगल में, मतलब बगल वालों के यहाँ पे एसी नया आया है, हम यहाँ गर्मी में एकदम सोते हैं और ये एकदम एसी में बढ़िया मौज करके सोते हैं, तो ऐसा करते हैं रात में इनकी एसी चुरा लाते हैं, ठीक है। अब तुम इनकी एसी चुरा लाए, ठीक, और एसी चुराने के लिए मान लेते हैं कि कानून में सज़ा है 6 महीने का प्रावधान है कि 6 महीने आपको जेल में काट के आने होंगे। तो आपने सोचा ठीक है 6 महीने काट लेंगे, क्या ही जाता है, लेकिन अगर मान लो कि सक्सेसफुल हो गए और नहीं पता लगा तो कम से कम एसी में तो सोएंगे आराम से बढ़िया, ठीक है। तो आपने पूरे सब प्रोज एंड कॉन्स मिला के सारी चीज़ें चोरी वोरी की कि भाई 6 महीने की ज़्यादा ज़्यादा जेल होगी। पता चला कि जब आपने चोरी की उसके 2 दिन बाद ही कानून बन गया कि एसी चोरी के लिए 6 साल की जेल होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 साल वाली सज़ा मिलेगी, आपको 6 महीने जब आपने क्राइम किया है उस समय, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 बोलता है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि आपने मान लो एसी चुराई, ठीक है, इसके लिए आप 6 महीने की सज़ा काट के आ गए जेल में। ऐसा नहीं पुलिस फिर आएगी चलो भैया अभी फिर से मज़ा नहीं आया हमें, फिर से 6 महीने का काट के आओ, नहीं। आप एक बार जो सज़ा करोगे उसके लिए आपको एक ही बार, अगर आपको जेल जाने का मन है तो फिर से आप क्राइम कीजिए, तब आपको जेल में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब, ये नहीं इसका मतलब है कि आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम एसी चाहे कितनी बार भी चुराओ, क्योंकि तुमने एसी चोरी के लिए सज़ा काट ली, अब चाहे तुम किसी की भी कब तक भी एसी चुराते रहो, इसका मतलब ये नहीं, एक क्राइम के लिए एक बार सज़ा। और 20 क्लॉज 3 का मतलब है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पुलिस ने आपको डंडों से पीट पीट के रात को बोला कि कल सुबह जब कोर्ट में पेशी होगी तो अपना गुनाह अपना लेना, बोल देना हम ही ने क्राइम किया है। तो आप अगर अपनाएंगे भी जाके वहाँ पे कोर्ट में तो भी जज मना कर देगा, बोलेगा पुलिस से तुम प्रूव करो, या फिर जो अगेंस्ट में वकील है कि प्रूव करो कि ये गिल्टी है, उसके बोलने से हम नहीं मान लेंगे, क्योंकि हो सकता है तुमने उसकी पिलाई कर दी हो रात में, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, दैट मीन्स इट इज़ नो डबल जियोपार्डी, दैट मीन्स आर्टिकल 20 क्लॉज 2। इसी से रिलेटेड हमारा कुछ आर्टिकल नंबर 20, चलो 2 अभी नहीं डिस्कस करते हैं, चलो जब आएगा इस पे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवाहना डायनेस्टी एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज, यवनाज एंड पहलवास। निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और उसे शक, यवन और पहलवों का विध्वंसक कहा जाता है? सिमुक, हाला, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर यज्ञ श्री सतकर्णी? तो ये हैं सातवाहना डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब सातवाहना डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये कहाँ पे रूल कर रहा था? ये कुछ ये वाला जो महाराष्ट्र और जो आंध्रा वाला जो रीजन है यहाँ पे रूल कर रहा था सातवाहना डायनेस्टी। इसकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान या फिर पैठान, ठीक है, प्रतिष्ठान या फिर इसी को हम पैठान भी बोलते हैं। ये इसकी राजधानी थी सातवाहना की। फाउंडर थे सिमुक सातवाहना। ये कौन थे? फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। ये जो सातवाहना डायनेस्टी है ये ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट किए थे, मतलब ब्राह्मण्स थे ये। पैटर्नाइज ये बुद्धिज़्म वगैरह को भी करते थे, मानते थे, उसको भी पैटर्नाइज करते थे, लेकिन खुद क्या थे? ब्राह्मण थे। इसीलिए जो गौतमीपुत्र सतकर्णी हैं इनके कुछ टाइटल्स हैं, उनमें से एक टाइटल्स है एक ब्राह्मण। अगर पूछे कि एक ब्राह्मण के नाम से किस रूलर को जानते हैं तो गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर खटिया दपा। एक और इनका टाइटल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दूं, खटिया दपा मनमाडा, ठीक है, कि मतलब जो क्षत्रियों को हरा दे, क्षत्रियों जिससे डरते हों, तो वो है इस टाइटल का मतलब। और एक ब्राह्मण का मतलब है कि ब्राह्मण तगड़े वाले ब्राह्मण थे। और गौतमीपुत्र आपको लग रहा होगा कि ये फीमेल रूलर हैं क्या? नहीं, एक्चुअली में इनकी मदर का नाम था गौतमीपुत्र बालाश्री। तो ये जो पूरी डायनेस्टी थी सातवाहना वाली, ये मैट्रीलीनियल थी। मैट्रीलीनियल का मतलब है कि अपनी मदर का नाम लेते थे, मदर का नाम अपने नाम पे रखते थे। जैसे आप कई जगह देखते होंगे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, जैसे सचिन का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, तो क्योंकि रमेश क्या है? उनके फादर का नाम है, तो फादर का नाम लिया। लेकिन ये लोग किसका नाम लेते थे? ये अपनी मदर का नाम इंक्लूड करते थे, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। प्लस ये ध्यान रखना कि ये जाने जाते हैं लेड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। शीशा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसका केमिकल सिंबल होता है पीबी, इसके कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। साथ में ये जो सारी चीज़ें हैं हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ये जो सारी चीज़ें हैं कि ग्रेटेस्ट थे और इनको हराया था, इनको डिस्ट्रॉय किया था, तो ये हमें पता चलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से, नासिक का जो शिलालेख है।
साकास की अगर बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साका रूलर की भी बात कर लेते हैं, उनका नाम था रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन से संबंधित है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, ये गिरनार जो हिल्स हैं गुजरात में, वहाँ पे ये आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है इंडिया में। ये शाका डायनेस्टी के रूलर थे। ये शाका कौन थे, तो शाका की अगर बात करें तो ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए थे। इंडो ग्रीक, शाका, कुषाण, ये सब माइग्रेट करके इंडिया में आए थे और इंडिया में ही एसिमिलेट हो गए थे, मिक्स हो गए थे, हिंदू ही बन गए थे। जैसे इस्लाम धर्म के बारे में, इन्वेडर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो आए और उन्होंने इस हिंदू में कन्वर्ट होना छोड़ो, उन्होंने मतलब कि रिलीजियस कन्वर्जन्स किए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, लेकिन ये क्या किए, ये उसी में ही समा गए, मतलब उसी में ही खुद को एसिमिलेट कर लिए। और अब वही हम देख रहे हैं कि रुद्रदमन वन ने जो इंस्क्रिप्शन था वो संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन था और इसी में ही बताया गया था कि किस तरह से, जरा कोई बताएगा किस लेक के रिपेयरिंग की बात की थी, किस लेक को रिपेयर करवाया था। ये था सुदर्शन लेक, ठीक है, सुदर्शन लेक, जिसको कि किस डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया था, मौर्य एम्पायर के टाइम पे बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने के टाइम पे इसको बनवाया गया था सुदर्शन लेक को। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा रुद्रदमन वन को मत कंफ्यूज करिएगा रुद्रसेन दी सेकंड से। रुद्रदमन अलग हैं, रुद्रसेन अलग हैं, वी आर नॉट दी सेम ब्रो टाइप है यहाँ पे। ये वाकाटका डायनेस्टी के रूलर हैं जिनकी शादी होती है चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता से। अगला सवाल है संस्कृत कॉलेज एट बनारस वॉज फाउंडेड बाई हुम। बनारस में संस्कृत की जो, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमने कल पढ़ा था ना पल्लव के बारे में, कि नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। पल्लव जो थे, हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो इन्हीं के ही फ्यूडेटरी थे, इन्हीं के ही सामंत थे। जो पल्लव थे वो सातवाहना डायनेस्टी के ही सामंत थे। संस्कृत कॉलेज एट बनारस वॉज फाउंडेड बाई, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की, थॉमस मुनरो, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स या फिर जेम्स मिल। तो ये करी जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। कब, 1791 में। विलियम जोन्स की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कब, 1784, 1784 में। संस्कृत कॉलेज एट बनारस। साथ ही साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेगा हिंदू कॉलेज एट बनारस इन 1791, तो भी आंसर आपका जोनाथन डंकन होगा। हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा ये किसने बनवाया, ये 1817 में, 1817 में राजा राम मोहन रॉय और डेविड हरे ने मिलकर बनवाया इसको। डेविड हेयर, हरे हेयर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, आई थिंक हेयर प्रोनाउंस करते होंगे, ठीक है। डेविड हेयर ने इसको बनवाया। दिन 1825, 1885 में वेदांत कॉलेज एक बना कैलकाटा में ही, वेदांत कॉलेज, और ये भी किसने बनवाया, राजा राम मोहन रॉय ने। अगर हम बात कर लें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BHU की, तो इसकी का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट रखा था वो मदन मोहन मालवीय ने रखा था। ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1916 में, तो इसके फाउंडर हम मदन मोहन मालवीय को ही कंसिडर करेंगे, जिन्होंने कि 1915 में, 1915 में हिंदू महासभा का भी गठन किया था, हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो अभी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में, ठीक है। और जितना यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए, जो भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो, बस आप एक एक करके उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते रहिएगा। सबसे पहले भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती क्या है वो समझने के लिए हमें, आप गेस करिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम्हें 20 के 20 में से एक भी सवाल ना आता हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम 20 के 20 में भी अटेम्प्ट लोगे। अटेम्प्ट लोगे से मेरा मतलब है खुद से अटेम्प्ट करोगे कि ये क्वेश्चन है, नहीं पता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पर फिर भी कुछ जितना तुम्हें पता है उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को करो। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आपको CGL Tier 2 मेंस में हेल्प करेगा आपको। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ आपका के लिए आप एलिमिनेशन भी साथ साथ में सीखते रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आखिरी में क्योंकि स्कोर भी बताना है, तो वो भी आपका यहाँ से वो चीज़ होती रहेगी, ठीक। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। देन फास्ट फॉरवर्ड करिए और इस तरह से लेक्चर को करिए, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी समझने से पहले हमें सक्सेशन को समझना होगा। सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन क्या चीज़ होती है। तो जैसे मान लो कि जैसे था क्या, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे घर के बगल में एक प्लॉट था, ठीक है। वहाँ पे
वहाँ पे हम पहले सब्जी वगैरह बोते थे, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी क्या है कि वो बंजर पड़ा हुआ है, अभी वो एकदम बंजर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से चेंज ऑफ स्पीशीज़ और हैबिटेट हो गया। जो फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे होगा, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे होता है, फौना का मतलब जीव जंतु, ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े वहाँ रहते होंगे, तो वो अब चेंज हो गया होगा पूरी तरीके से। अब जो मतलब बंजर भूमि में जो रहते होंगे वो आ गए होंगे। तो सक्सेशन का मतलब यही होता है, जो स्पीशीज़ और हैबिटेट में चेंज होता है ना, उसी को ही सक्सेशन बोलते हैं। ज़्यादा डीप में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। दो तरह के सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब होता है जहाँ पे मान लो कि एकदम बंजर भूमि थी, कुछ इससे पहले आज तक यहाँ इस ज़मीन पे कुछ उगा ही नहीं था, वहाँ पे कुछ उग जाता है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जहाँ पे पहले से ही कुछ था, जैसे मान लो मेरा ये प्लॉट था जहाँ पे मेरा सब्जी वगैरह होता था, अभी सब्जी की जगह बड़े बड़े मैंने, हो सकता है कि मैंने एक मतलब उसी पार्ट ऑफ लैंड में मैंने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, तो यानी कि क्या हुआ, सक्सेशन हो गया। ऐसा नहीं बंजर में हुआ, पहले भी कुछ था उसकी जगह पे हुआ, उसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक। अब ये जब सक्सेशन होता है खासकर सेकेंडरी वाला, तो कम्युनिटी चेंज हो रही होती है, ऐसे 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 कम्युनिटी चेंज हो रही होती है। तो इनिशियली जो कम्युनिटी होती है उसको हम सेरल कम्युनिटी बोलते हैं, सेरल कम्युनिटी बोलते हैं। और ये जो सीरियल का मतलब है कि अभी यहाँ पे कम्युनिटी चेंज होना स्टार्ट की हुई है, मतलब स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। और जो फाइनल जो कम्युनिटी बनती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसके बाद ये चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, ख़त्म, क्योंकि अभी यहाँ पे ख़त्म। और ये जो है इस पार्ट को हम बोलते हैं इकोटोन, इकोटोन बोलते हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता मैक्सिमम होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता, तो भाई वही फ्लोरा एंड फौना कितने हैं, जैसे मान लो, ऐसे हम बोलते हैं कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है हमें इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तुम अमेज़न के जंगलों में चले जाओ, भयंकर बायोडाइवर्सिटी का है, बहुत डिफरेंट तरह के पेड़ हैं, डिफरेंट तरह के जीव हैं, फौना हैं, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे मैक्सिमम है। इकोटोन समझ गए, सक्सेशन समझ गए, इतनी चीज़ समझ गए, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का उत्तर क्या हो जाएगा, इट इज़ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इन विच पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट और एनिमल रिमेन स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन बैलेंस विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। सर ये इकोलॉजी और ये इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो ज़्यादा हम डीप में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। बट बिफोर दैट, ये बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, तो वॉल्टर रॉजन ने ये टर्म दिया था। पूछ लेता है कभी कभी वॉल्टर रॉजन। और ये भी पूछ लेता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, ये तो पूछता है, हो ही नहीं सकता कि कोई एसएससी का पेपर उसमें ये ना पूछे कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया और कब दिया। भले वो इकोसिस्टम वाला ना पूछे, बायोडाइवर्सिटी वाला ना पूछे, लेकिन इकोलॉजी वाला तो पूछेगा। और साथ ही साथ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इकोलॉजी की अगर बात करें, ये टर्म दिया अर्नस्ट हैकल ने। कब दिया अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म, ये इन्होंने दिया 1866 में, 1866 में। इकोसिस्टम किसने दिया, तानसेन ने, ऐसे समझ लो तानसेन, वो नाम है इनका, ये आर्थर तांसले, तो तुम तानसेन याद कर लो, तांसले ने दिया। और फादर इसमें नहीं पूछता यार। और फादर ऑफ इंडियन इकोसिस्टम की अगर बात करें, इंडियन इकोलॉजी की बात करें, नॉट इकोसिस्टम, ये दिया, ये कहे जाते हैं रामदेव मिश्रा जी। अब ध्यान रखना, इकोलॉजी एक बड़ा टर्म होता है एज कंपेयर्ड टू इकोसिस्टम। हमारे पूरे इकोलॉजी में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक जैविक अपघटक बोलते हैं, और इकोलॉजी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिस्थितिकी तंत्र, और इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, परिस्थिति बोलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम परिस्थिति हो गया और इकोलॉजी हो गया आपका पूरा परिस्थितिकी तंत्र, क्लियर। तो यहाँ पे जो बायोटिक कॉम्पोनेंट होते हैं, दो तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, दो तरह के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। ये क्या होते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं किसके साथ, लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ और एटमॉस्फीयर के साथ। एटमॉस्फीयर मतलब वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जो हमारा पानी वाला मंडल है, लिथोस्फीयर का मतलब जो ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, ज़मीन को लिथोस्फीयर। तो ये सब क्या लिविंग थिंग्स हैं क्या, नहीं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट हैं, जिसमें हवा आ जाएगी, जिसमें पानी आ जाएगा, ये सब क्या हो, ज़मीन आ जाएगी, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इनके बीच का जो इंटरैक्शन होता है एट अ लार्जर लेवल, उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। और इकोसिस्टम होता है एक सबसेट ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के अंदर में ही आता है। आप ऐसे समझ लो कि एक घर है, ये घर एक काइंड ऑफ इकोलॉजी है, और घर में छोटे छोटे कमरे होंगे, ठीक है। उस कमरे में क्या क्या हो रहा है, वो इकोसिस्टम है, ख़त्म बात,
ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि सभी खत्म बात, अभी हम और भी टर्म्स देखेंगे। जैसे आपने अभी क्लाइमेक्स कम्युनिटी सीखा, सीरियल कम्युनिटी सीखा, इकोटोन सीखा, सक्सेशन सीखा, ये इकोलॉजी सीखा, इकोसिस्टम, ऐसे ही हम और भी इसमें ऐड करेंगे आगे चल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ये है सेल से एसोसिएटेड क्वेश्चन। तो क्यों ना हम रिवाइज कर लें जो हमने इस पिक्चर से कल पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। कल तुम्हें बताए थे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती, 50% लिपिड 50% प्रोटीन। आज तुम समझो ये सेमी परमिएबल होती है। आज तुम समझो ये लिविंग होती है। अच्छा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये नॉन लिविंग होती है, ये फुली परमिएबल होती है। लिविंग नॉन लिविंग तो समझ में आता है, लेकिन परमिएबल वाला क्या सिस्टम चलता है? सेमी परमिएबल का मतलब है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर होने देता है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है। ये क्या है? फुली परमिएबल है, सबको अंदर और सबको बाहर जाने देता है, कोई रोक टोक नहीं है सेल वॉल के द्वारा। और सेल वॉल हमने देखा था किस किस में है? तो सेल वॉल हमने देखा था किस किस में है? तो सेल वॉल हमने देखा था कि ये प्लांट में होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में होती है, पेप्टिन की बनी होती है, कल सब पढ़ चुके हैं, और फंगस में चिटिन की बनी होती, काइटिन की बनी होती है। और सेल वॉल अगर हम तुमसे पूछ लें स्पाइरोगैरा में किसकी बनी होती है, अब कैसे पढ़ाए नहीं है स्पाइरोगैरा, इसलिए बता नहीं रहे, चलो छोड़ दो स्पाइरोगैरा, नहीं तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, और जो स्पाइरोगैरा देखेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक। तो ये तीन चीज़ें याद हो गई हमें, ठीक। फिर हमने बढ़े माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। कल पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स, कल क्वेश्चन यही था कि न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि एनर्जी बनाता है, ठीक है। किस तरह से ये बनाता है? जो हमारे रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, उससे बनाता है ये वायुवी सेशन से, बिकॉज ऑक्सीजन लेता है तब एनर्जी को ब्रेक करता है एटीपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। कल बताया नहीं थे, इसीलिए तो नहीं बताए थे, कैसे आज बताना था। कैसे क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को? हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलेंगे, ठीक। तो इसकी कौन सी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बनाती है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। तो जो नई नई चीज़ें हैं बस उस पर फोकस करना है, पुरानी वाली को रिवाइज करते चलना है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में कल बताए थे 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है, लेकिन कल ये नहीं बताए थे तुम्हें हम कि ये सॉशस शेप का होता है, सॉशस शेप का। तो ये आज पढ़ लो, ठीक। न्यूक्लियस में हम तुम्हें कल ये बताए थे कि ये सेंटर में होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम बनाता है, इसी के अंदर ही डीएनए, इसी के अंदर ही क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये एंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है आपस में, और इस तरह से क्रोमोसोम बना देता है, ये क्रोमोसोम बना देता है। और ये क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन वाला होता है। कल हम न्यूक्लियस के बारे में ये नहीं बताए थे कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये बाकी सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ये पता नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन नहीं बताया था तो नोट कर लो, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में करी थी। ये डेड सेल थी, कॉर्क में करी थी। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, पॉन्ड वाटर में करी थी। कब करी थी? 1674 में करी थी, ठीक। ये चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखा था? ये ट्रांसपोर्ट करता है, 2 पार्ट होते हैं इसके, जिसका वो ट्रांसपोर्ट करता है, किसका करता है? तो यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ है राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम किस वजह से बनता है? कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। और ये स्मूथ है। रफ वाला क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाला फैट और लिपिड बनाता है, प्लस थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह भी कर देता है, और उसी का ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देता है, जिसको हम अंतःप्रदावी जालिका बोलते हैं। देन इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पे गोल्गी। गोल्गी का जो ये वाला फेस होता है, जो कॉन्वेक्स फेस है, जिसको सिस फेस के नाम से बोलते हैं, ये अंदर लेता है, ठीक है, जो भी मटेरियल है। और गोल्गी अपरेटस का ये जो दूसरा वाला साइड है, ये है आपका ट्रांस फेस, जो कि कॉनकेव शेप में होता है, ये चीज़ों को बाहर करता है। तो ये एक तरह से प्रोडक्शन और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व, इसलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोल रहे थे। और गोल्गी, जो कैमिलियो गोल्गी है, उन्होंने इसको डिस्कवरी करी थी।
लाइजोसोम क्या है? लाइजोसोम होता है आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर कोई सेल ऑर्गेनली काम नहीं कर रहा है ढंग से तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो निकल आता है बाहर और वो सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, पचा देता है। अब हम तुम्हें कल ये नहीं बताए थे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ बनता है और लाइजोसोम कहाँ बनता है। तो लाइजोसोम तो गोल्गी में बनता है, लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, वो RER में बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। अभी भी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। जैसे सेल थ्योरी हो गई और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोग की रिमेनिंग है, लेकिन वो फिर अब फिर सेल से क्वेश्चन आएगा तो फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और एक हमने छोड़ दिया, दैट इज़ पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम को भी पढ़ लेते हैं। पेरोक्सीसोम में हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है जिसके थ्रू ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्लस फैटी एसिड्स को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है पेरोक्सीसोम। तो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स और फैटी एसिड, दो कीवर्ड याद रखने हैं पेरोक्सीसोम से। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अंतर्द्राव्य जालिका जहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। चलिए डीएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो डीएनए को ध्यान रखना, काफ़ी लोगों को डीएनए बोलो तो बस वाटसन और क्रिक ही याद आते हैं। भाई वाटसन और क्रिक ने डिस्कवरी नहीं करी थी इसके मॉलिक्यूल की, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, बट इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड से थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई कहाँ से थे ये, तो स्विट्ज़रलैंड थे ये। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ने द्विकुंडलीय संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने करी? तो ये करी वाटसन और क्रिक ने। कब करी? 1950s के टाइम पे, एक टू बी वेरी प्रिसाइज 1953 के टाइम पे। डबल हेलिकल मतलब इस तरह से द्विकुंडलीय संरचना होती है इस तरह से, और इसमें बेस पेयर होते हैं, 4 बेस पेयर होते हैं। एडिनाइन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, एडिनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। ये डंडा बना के मैंने क्यों लिखा आगे? क्योंकि ये आपस में पेयरिंग करते हैं। एडिनाइन थाइमाइन से करता है, गुआमाइन साइटोसाइन से करता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज़ एसोसिएटेड विद विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाई ब्लोइंग, जिसको कि ब्लोइंग यानी कि हवा डाल के उसको बजाया जाता है। तो पहले बताइए इसको हम किस तरह का एक स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह का वाद्य यंत्र बोलेंगे? बिल्कुल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और क्रोमोजोम के अंदर ये होता है। और क्रोमोजोम हमारे कितने होते हैं? क्रोमोजोम हमारे टोटल 46 होते हैं, 46, लेकिन ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में। तो पेयर 23 हो जाएंगे, जिसमें कि 22 ऑटोसोमल होते हैं जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और एक सेक्स में इन्वॉल्व होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, XXXY सारी चीज़ें आगे। ठीक, चलिए। तो भाई ब्लो करके मतलब है कि हवा डाल के, हवा डाल के जो बजाए जाते हैं उनको बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, जिसमें कि तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे? जिसमें कि तुम्हारा फ्लूट आ जाएगा, जिसमें कि तुम्हारा सहनाई आ जाएगा। ये सब क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। विश्व मोहन भट्ट की बात करें तो ये गिटार हो गया। एक मोहन वीणा होती है गिटार की तरह ही, ठीक है, मोहन वीणा। तो ये जो होते हैं ये बजाते थे। तो ये क्या होते हैं? गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं ना, तार से होते हैं, तो इसको स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, यानी कि ये तंतु वाद्य यंत्र बजाते थे, तंतु वाद्य यंत्र। पंडित रविशंकर, ये हमें नहीं पढ़ना, पंडित रविशंकर की अगर बात करें तो ये बजाते थे सितार। ये भी तंतु वाद्य यंत्र होता है क्योंकि इसमें भी स्ट्रिंग्स होती हैं। अब रविशंकर जी के रिगार्डिंग ये तो मैंने आपको बताया था कल ही कि सितार से संबंधित। अब इनके रिगार्डिंग बाकी चीज़ें देख लेते हैं, पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। पहले पंडित रविशंकर जी के बारे में सारी चीज़ें देखते हैं। तो पंडित रविशंकर जी सितार से संबंधित, तो ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, एस से शंकर, एस से सितार। पंडित रविशंकर जी के रिगार्डिंग पहली बात तो ये है कि ये दूसरे इंडियन म्यूजिशियन हैं, सेकेंड इंडियन म्यूजिशियन, जिनको कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। कब मिला सर? 1999 में। तो बात आती है पहली MS सुब्बुलक्ष्मी थी। जब कार्नेटिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं उनका नाम लिखूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ रविशंकर दूसरे म्यूजिशियन थे, 1999 में मिला था भारत रत्न। ये इनको मिला था, क्या बोलते हैं वो, उसको ग्रैमी भी मिला था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इनको ग्रैमी भी मिला था और ये पहले इंडियन थे जिनको ग्रैमी मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ये एल्बम है वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये एक एल्बम है। ठीक है,
एल्बम के लिए ही मिलता है ग्रैमी। अभी ग्रैमी आपने देखा होगा ये जाकिर हुसैन जी को मिला जो तबला वादक हैं, सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी उनको मिला जाकिर हुसैन को, और रविशंकर को भी सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी मिल चुका, टोटल 5 बार। लेकिन पहला वाला आपसे पूछेगा किसके लिए मिला था, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था। और पहली विमेन अगर पूछ ले ग्रैमी किसको मिला था तो वो तन्वी शाह थी। लिख देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ये सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ ले तो पहली इंडियन विमेन जिनको ग्रैमी मिला तो तन्वी शाह थी। ठीक है, तो इनके लिए मिला ग्रैमी। और कब मिला ये भी अगर पूछ ले तो 1967 मिला, 1967 में, यानी कि ग्रैमी पहले मिला, देन भारत रत्न मिला। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूज़िक माई लाइफ, माई म्यूज़िक माई लाइफ। इनके भाई थे उदय शंकर, जिनके बारे में कल ही देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया, जबकि मैं यह हर बार बताता हूँ उदय शंकर जी के बारे में, और कल CHSL में सवाल पूछ लिया 3rd या फिर 4th शिफ्ट में। तो ये जाने जाते हैं फ्यूजन डांस के लिए, ये डांस करते थे, और इन्होंने वेस्ट का डांस और ईस्ट का डांस, यानी भारत का और पूर्व भारत का और पश्चिम का जो डांस है उसको मिला दिया, फ्यूजन डांस, और एक नया फॉर्म ऑफ डांस हाई डांस डेवलप किया। ठीक है, रविशंकर जी की बेटी थी अनुष्का शंकर, वो भी सितार वादक थी। ख़त्म बात। ठीक, तो पंडित रविशंकर क्लियर हो गए। बिस्मिल्लाह खान इनका सही आंसर होगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जी सहनाई बजाते थे। सहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, और इसको जो है हम मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। मंगल वाद्य यंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि मंगल कार्यों में बजाया जाता है। जब कोई अच्छा काम होता है तो सहनाई बजती है ना, कि घर में सहनाई बजी है। तो बिस्मिल्लाह खान जी की अगर बात करें, शॉर्ट में BK लिख रहा हूँ, तो इनका जन्म हुआ डुमराव बिहार में। इनकी जो मृत्यु हुई है उससे तो सवाल नहीं बना है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ वाराणसी में। उसको याद रखना, मैं लिख नहीं आऊँ, लेकिन ये तो पूछता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, डुमराव बिहार में हुआ। बिस्मिल्लाह खान जी की अगर बात करें तो ये बजाते थे सहनाई, और सहनाई में कितने छेद होते हैं ये बताओ। अब तुमको लगा ऐसे ही पूछ रहे हैं बस स्टड बनना है, स्टड नहीं बनना है, पूछ चुका है SSC में। ठीक है, हम कोई भी चीज़ यहाँ पे स्टड बनने के लिए नहीं, आपसे ना पूछते ना बताते हैं, वो क्वेश्चन पूछा हुआ तभी। एक एक शब्द मैंने आपको पहले बोला था, अगर निकल रहा है मुंह से तो इसका मतलब है सवाल पूछा गया उस चीज़ से। तो ठीक है, तो सहनाई में कितने होल होते हैं इससे क्वेश्चन आ चुका है। और अगर बात करें इनकी, तो इनके रिगार्डिंग ये ध्यान रखना कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो रेड फोर्ट में इन्होंने सहनाई बजाई थी, रेड फोर्ट में, जब हम आज़ाद हुए थे। ईरान का जो कैपिटल है तेहरान में, इनके नाम पे ऑडिटोरियम है। ठीक है, इनके नाम पे ऑडिटोरियम है। ये सेकंड म्यूजिशियन थे रविशंकर जी जिनको ये मिला भारत रत्न, और ये तीसरे म्यूजिशियन थे, 3rd इंडियन म्यूजिशियन थे जिनको कि भारत रत्न मिला। कब मिला, 2001 में मिला। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला। संगीत नाटक वाला जो अकेडमी अवार्ड है ये मिला 1956 में, 1956 में। कितने छेद होते हैं, 7 थाला फॉर अ रीज़न। Geologically, which of the following physiographic divisions of India is supposed to be one of the most stable land blocks? सर ब्लैक स्क्रीन कर लो, आइज़ पे स्ट्रेन नहीं होगी। स्ट्रेन तो नहीं होगी मुझे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसका भी प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं, तो वो फिर बोलते हैं, क्योंकि मैं पहले करा था मैंने, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि सर ऐसे मत करो, और हम प्रिंट आउट निकलवाने में इंक लगती तो फिर निकालता नहीं कोई, तो इसलिए मैं वाइट ही रखता हूँ, थोड़ी देर का स्ट्रेन सह लेंगे। जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया सपोज टू वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू या फिर इंडियन डेजर्ट। देखो ध्यान रखना, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में इंडिया को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इसको मैं मैप पे बना दूं, ये देखो मैप बन गया। ठीक, तो यहाँ पे है हमारे हिमालयास। ठीक है, तो ये हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया। द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स भी बोल देते हैं, उत्तर के मतलब उत्तर के पर्वत। देन यहाँ पे है, हमें देखने को मिलेगा क्या, ये हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तर के मैदान। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गई है, उत्तर के मैदान। देन ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ तक। ठीक, देन यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार। देन यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। इनको बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, और इनको बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो तटीय मैदान। पांचवा आ जाओ यहाँ पे, ये है अरावली माउंटेन रेंज, और इसके यहाँ पे पड़ता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट
इंडियन डेजर्ट, जिसको हम रन ऑफ कच्छ के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे डेजर्ट है। डेजर्ट क्यों है, ये जब मैं मानसून पढ़ाऊँगा तब तुम्हें बताऊँगा कि ये डेजर्ट क्यों है, क्यों यहाँ पे, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो ऑब्वियस बात है, लेकिन बारिश क्यों नहीं होती है ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन आखिरी हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन बाकी है, और वो कौन सा है, वो है हमारे दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि द्वीप समूह। ये कौन सा, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। तो इन सब को हम क्लब करते हैं आइलैंड ग्रुप, ठीक है, आइलैंड ग्रुप में या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड में, जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में, दैट इज़ बंगाल की खाड़ी में, और दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड है अरेबियन सी यानी अरब सागर में। ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हो गए। अब यहाँ पे हम एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे हिमालय कैसे बने और पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बने। डेजर्ट जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो हिमालय ऐसे बने कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये था कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है कि लैंड मास एक साथ था, पूरा ज़मीन एक साथ थी, पानी एक साथ था। जो ज़मीन एक साथ थी उसको पैंजिया बोला हमने, और जो पानी एक साथ था उसको पैंथालासा बोला हमने। ये क्या हुआ, एक दिन हम ऐसे बैठे थे कुर्सी डाल के, देखा ये टूट गया ये पैंजिया। और पैंजिया जो टूट गया, हम नहीं ये अल्फ्रेड वेगनर जी जो है कुर्सी डाल के बैठे हुए थे, तो उन्होंने ही बताया था कि किस तरह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए। उन्होंने ही बताया था किस तरह से पूरा लैंड मास एक साथ था और पूरा वाटर बॉडी एक साथ था। लैंड अगर हम देखें तो पानी तो आज भी कनेक्टेड है आपस में, पैसिफिक ओशन कनेक्टेड है अटलांटिक से, फिर वो इंडियन से कनेक्टेड है, इंडियन ओशन से, तो इस तरह से पानी तो कनेक्टेड है, लेकिन ये पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, उसको हम पैंजिया बोले। देन ये ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, ये ब्रेक कुछ इस तरह से किया, ऊपर वाला पार्ट निकल गया लॉरेशिया, और नीचे वाला पार्ट निकल गया, इसको बोला गोंडवाना लैंड। तो इंडिया को पूछता है किसका पार्ट था, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर ये डिफरेंट प्लेट्स इसमें बनी, डिफरेंट प्लेट्स, ठीक है। उन लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्लेट थी जिसको इंडो यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ये इंडियन यूरेशियन प्लेट जब ऊपर गई, और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऊपर गई तो यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर जब हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ मैं फिर से समझा दूंगा कि यहाँ पे एक टेथीस सी था, टेथीस सागर था बीच में, जिसके सेडिमेंट आज भी हमें हिमालय में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। ये स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक है, ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जब ये इंडियन प्लेट ऊपर जा रही थी, जब यूरेशियन से टकराई तब तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये जब इसका ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रही थी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो हमारी इंडियन लैंड है, तभी यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ था। वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ। और क्योंकि ये काफ़ी पुराना है हिमालय के कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम भूकंप वगैरह वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखोगे। इसका जो ये बना किससे हुआ है, एंशिएंट ग्रेनाइट और ग्नीस से बना हुआ है। एंशिएंट ग्रेनाइट और ग्नाइस जो रॉक्स होती हैं, इससे बना हुआ है। कौन, इससे बना हुआ है हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ पढ़नी है आपको कि 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, कौन कौन से ही समझ लिए, और हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ और पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इतनी चीज़ आपको क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was conferred with the title of खाने खाना अंडर अकबर? निम्नलिखित में से किसे अकबर के अधीन खाने खानन की उपाधि प्रदान की गई थी? फजल, टोडरमल, बैरम खान या फिर बाज बहादुर? खाने खाना ये टाइटल दिया गया था बैरम खान। एक्चुअल में बैरम खान का जो बैरम खान का जो बेटा था उसका नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना, ठीक है। और ये जो टाइटल है खाने खाना, ये बैरम खान का था। एक्चुअल में बैरम खान जो था अकबर का जो पापा था, दैट इज़ हुमायूं, उसके अंडर में सर्व करता था। फिर हुमायूं की डेथ हो जाती है, हमें पता है 1555 में, 1555 में उसकी डेथ हो जाती है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से। तो अकबर 13 साल की उम्र में ही एक तरह से रूलर बन जाता है, लेकिन 13 साल की उम्र में क्या ही रूल करेगा, तो उसके नाम पे बैरम खान रूल कर रहा था। इसीलिए ही बैरम खान ने ही जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, 1556 में, 1556 में, हुमायूं के जाने के एक साल बाद। तो उसमें हेमू की जो फोर्सेज हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य लीड कर रहा था उन फोर्सेस को, अफगान फोर्सेस को लीड कर रहा था वो, तो उसको हराने का काम बैरम खान ने ही किया था ना, अकबर के नाम से बस लड़ा गया था, ठीक है। अकबर का जो ओरिजिनल नेम है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जो टेन्योर है, शासन है, वो 1556 से शुरू होता है और जाता है 1605 तक,
1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से शुरू होता है। और इसका अगर पूछ ले कि आखिरी एक्सपेडिशन कौन सा था, क्योंकि ये भी पूछ चुका है, यानी सबसे आखिरी बार किसने कौन सा किंगडम हथियाया, ये खंडेश। साउथ इंडिया में जो महाराष्ट्र वाला जो प्रेजेंट रीजन है वहाँ पे था खंडेश। इसको 1601 के टाइम पे जो है 1601 के टाइम पे वो हड़पा, और फिर 1602 के टाइम पे इसका बेटा जहांगीर ने विद्रोह कर दिया तो दिल्ली भागा ये, और इसकी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई, डेथ हो गई 1605 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। अब अबुल फजल को यहाँ से निकालते हैं और अगले वाले पन्ने में बिठाते हैं इसको। आओ बेटा अबुल। अबुल ने क्या किया है, अबुल ने लिखी है अकबरनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किताब अकबरनामा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड थी। कितने वॉल्यूम में? 3। पूछता है पहले में क्या था, पूछता है दूसरे में क्या था, पूछता है तीसरे में क्या था। तो पहले में था अकबर के एंसेस्टर्स, जो इसके पूर्वज हैं उसके बारे में दिया हुआ था। दूसरे में इसके हम बोल सकते हैं कि रेन के बारे में दिया हुआ था। और तीसरे में इसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में दिया हुआ था। और अकबर ने अपना प्रशासन किस रूलर से अपनाया था, किस रूलर से इंस्पायर होके वही चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई बता सकता है यहाँ पे? हिंट देता हूँ, इसके पप्पा को जिसने हराया था। ठीक है, तो ये अबुल फजल हो गया। टोडरमल को भी अगले पन्ने पे बिठा लेते हैं और इनसे भी देख लेते हैं इनके रिगार्डिंग क्या क्या है। तो जो टोडरमल थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न थे, उसमें से ये फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। टोडरमल ने ही 1580 में 1580 में एक सिस्टम लाया, दहसाला सिस्टम, जिसको कि ज़ब्ती सिस्टम बोलते हैं। कि भाई 10 साल के बेसिस पे या फिर 10 साल तक हम तुम्हारा रेवेन्यू फिक्स कर देंगे, उतना रेवेन्यू तुम्हें हमें अपने लैंड से देना पड़ेगा। 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर देंगे, लैंड से कितना देना पड़ेगा। और वो किस बेसिस पे फिक्स करेंगे, मतलब किसानों को बोला गया ये किस बेसिस पे, तो वो बोलता है कि 4 पार्ट में हम लैंड को डिवाइड करेंगे। एक है पोलाज, जो बहुत बढ़िया लैंड है, पोली लैंड है, बहुत अच्छा होता है इसमें, यानी कि कभी इसको मतलब फैलो यानी खाली छोड़ा ही नहीं जाता है। ठीक है, देन आती है परौती, ये थोड़ी पनौती टाइप है, इसमें पनौती लगा गया है कोई, यानी 1-2 साल के लिए इसको हम फैलो छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। चाचर आती है, ठीक है, चाचर को बोलते हैं कि 3 से 4 साल तक इसको फैलो खाली छोड़ा जाता है। और बंजर तो भाई बंजर हो चुकी, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है अभी। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था लैंड को, इसको दहसाली या ज़ब्ती सिस्टम के नाम से जानते हैं। 1580 में इसको वो किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पूछा था आपसे, क्या कुछ पूछा था मैंने आपसे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। कुछ तो यार मैंने पूछा था यहाँ पे, आई थिंक अच्छा ठीक है, अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया था, तो ये शेर शाह सूरी का ध्यान रखना, शेर शाह सूरी का ये भी सवाल पूछा जा चुका है एसएससी में। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं? 54, 57, 56 या फिर 55। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये किस पार्ट में आते हैं? पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, भाग नंबर 5 में। ठीक है, अभी मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना 52 से लेकर इसमें जाता है पार्ट 5 147 तक, 147 के बाद ये 151 तक, क्योंकि कैग भी तो इसी में आएगा, तो 151 तक, 52 से 151 तक आपका जाता है पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 5 संविधान का। इसको भाग 5 को भी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेसिडेंट पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपने आप में एक थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो सिर्फ प्रेसिडेंट पे फोकस करेंगे नहीं, तो अभी मैं चाहता अभी मैं आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव बता रहा हूँ ना कुछ। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो होता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है पहली बात तो, ठीक है, देश का मुखिया होता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट से जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल नंबर 52 से प्रेसिडेंट ही स्टार्ट होता है, और 52 से लेके 62 तक जाता है प्रेसिडेंट, बस। अब वो आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं, क्या है? 52 में दिया है प्रेसिडेंट के बारे में कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमेशा याद रखना, जो पहला अनुच्छेद बोलता है आर्टिकल वो उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। 53 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 और आर्टिकल नंबर 77 अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो थोड़े सिमिलर टाइप लगेंगे, डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की प्रेसिडेंट के हाथ में है। राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे उसका इलेक्शन किस तरह से होगा, मैनर दिया हुआ है उसका,
कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो 54 में दिया हुआ है कि उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि कौन कौन हिस्सा लेगा इसके चुनाव में। तो भाई पहले तो ये डिसाइड होगा ना कि कौन हिस्सा लेगा, तभी तो चुनाव करवाएंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, तो निर्वाचित यानी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज यानी निर्वाचित सांसद और विधायक। अभी आप देख रहे हैं ना राहुल गांधी लड़ रहे हैं मोदी जी से, और ये वो सब लड़ाई चल रही है ना। वो क्या है, सब सांसद लोग हैं, ठीक है, एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमारे स्टेट में होते हैं वो विधायक होते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए तो क्या है, विधायक हैं वो, ठीक है। अभी तक अखिलेश यादव क्या थे, एमएलए थे, लेकिन अभी वो एमएलए की सीट छोड़ के एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो ये इलेक्टेड वाले ही लेते हैं, नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, ध्यान रखना ये चीज़, ध्यान रखना, नामित वाले हिस्सा नहीं लेते हैं। मैनर किस तरह से चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और STV दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली से होता है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि लोग डायरेक्टली जाके वोट नहीं करते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी वो चुनते हैं। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस दिया है, कितने साल का होता है, 5 साल का। एलिजिबिलिटी क्या होती है री इलेक्शन की, तो एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम कोई भी एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन। अनलाइक इन USA जहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है मात्र 2 बार तक, मैक्सिमम 2 बार तक, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टाइम। वही पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, तो 57 सही इसका आंसर हो जाएगा। 58 क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो क्वालिफिकेशन के लिए जो भारत का एक तो नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। देखना 35 होती है राज्यपाल के लिए भी, उपराज्यपाल बोल रहा हूँ, उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तो इनके लिए भी 35 ईयर होती है। और ये लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, यानी इसकी क्वालिफिकेशन लोकसभा के कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो इसको भी चाहिए होगी। लोकसभा के लिए 25 एज होती है, 25, लेकिन क्योंकि इसके लिए 25 नहीं 35 चाहिए, तो एज अलग से लिखी गई है 35, और बाकी सारी चीज़ें लोकसभा के अगर किसी को प्रत्याशी बनना वो वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ये है, शर्त ये है कि अगर तुम MP हो, तुम MLA हो, और तुम्हारा प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो गया है, तुम बन गए हो प्रेसिडेंट, तो तुम तुरंत सीट छोड़ो प्रेसिडेंट की सीट पे जाने से पहले, ये है कंडीशन। 60वां ओथ अफर्मेशन है कि क्या शपथ, तो कौन शपथ दिलाएगा, CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और 61 में है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, जिसको कि अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। 61 को भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि इस तरह से इम्पीचमेंट होता है, कहाँ से लिया और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो हम लेकिन अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये आर्टिकल्स हम याद कर सकते हैं, सो दैट आर्टिकल हम भूले नहीं कि 57 में था कि 56 में था कि 55 में था। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि प्रेम, इस तरह से हम याद करते हैं कि भाई प्रेम कोई लड़का है, उससे आपने बोला कि प्रेम भाई ट्रैकिंग पे चलना है, इसलिए सो कम ऑन टाइम, ठीक है, सो कम इन टाइम। देखो प्रेम से PR से प्रेसिडेंट, E से एग्जीक्यूटिव पावर, E से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, M से मैनर ऑफ इलेक्शन, TR से टर्म ऑफ ऑफिस, E से एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, Q से क्वालिफिकेशन, C से कंडीशन, O से ओथ, इन से इम्पीचमेंट, और टाइम से टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। ठीक, अभी के लिए ऐसे इतना ही आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और उसका भी आई थिंक हिंदी में भी कुछ ऐसा करके होता है, पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है, पकानी कोका द्वयोदशम करके होता है हिंदी में, अगर मैं ट्रिक की बात करूं, ठीक है, द्वयोदशम ऐसे करके होता है। तो पास से तो हो गया कि भाई आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 जो बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति के पद की बात करता है। का से कार्यकारी का अध्यक्ष होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं केंद्र की वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। नी से आपका निर्वाचन हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। को से हो जाएगा क्या, पकानी को से क्या हो जाएगा, को से क्या हो जाएगा भाई, मैनर ऑफ इलेक्शन तो हो गया, ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। का से अगर बात करें टर्म, कार्यकाल हो जाएगा बिल्कुल। को से मतलब कौन पार्टिसिपेट करेगा इसके इलेक्शन में, ठीक है। का से हो जाएगा कि कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। देन दुयो से क्या हो जाएगा, यो से योग्यता हो जाएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो जाएगा। दशम से हो जाएगा दशाएं, ठीक है, यानी कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो ये आई थिंक 59 तक ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर द स्पीकर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है। मेंबर ऑफ विधानसभा, मेंबर ऑफ विधान परिषद, चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
जेई की वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, रहना तो सर हिंदी वाला। हिंदी वाले में ऐसा ही है कुछ पकानी कोका दोयो दशम करके, ठीक है। हु इलेक्ट्स दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो कौन इलेक्ट करता है? अभी आपने देखा होगा स्पीकर के लिए इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, और ये 1946 के बाद हुआ पहली बार, लेकिन ये पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। आंसर होगा विधानसभा। लोकसभा का स्पीकर कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। उसी तरह ही जो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जो कि भारत के 28 राज्यों में से 28 के पास है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कितनी यूटी हैं? 8 यूटी हैं भारत में। उनमें से कितने यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में, ये देखने को मिलेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, बताइए। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद, जैसे कि राज्यसभा होता है अपर हाउस, जैसे राज्यसभा होता है पार्लियामेंट में, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। जैसे लोकसभा होता है पार्लियामेंट में, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर राज्य में है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं है। और यूटी तो छोड़ ही दो, यूटी तो एक भी नहीं है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। लेजिस्लेटिव असेंबली है 2 यूटीज़ में करेंटली, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। इसीलिए यहीं के एमएलए लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिर्फ एकमात्र 2 यूटी हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ दिनों में चुनाव होंगे, वहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी तो 3 यूटी हो जाएंगी जैसे ही बनेगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल यूटी में तो एक भी नहीं है, लेकिन 6 राज्य हैं भारत के जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है। वो मैं आपको बताऊं इससे पहले, अगर आप इसका अनुच्छेद बता सकें, आर्टिकल बता सकें, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन दी स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा यानी कि कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको हम ऐसे याद करते हैं, कबूतम, ठीक है, कबूतम करके इसको हम याद रखते हैं। के से हो जाएगा हमारा कर्नाटक, ठीक है, के से हो जाएगा कर्नाटक। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बी से हो जाएगा बिहार। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटें हैं, सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग यानी एमएलए हैं यहाँ पे, ठीक है। टी से अगर बात करें तो हो जाएगा तेलंगाना, तमिलनाडु मत लगा देना इसमें। और एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक। ये चीज़ क्लियर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, बनाना या फिर बिगाड़ना, एबॉलिश करना, ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है, देश की संसद के हाथ में होता है, ठीक है। और वो भी सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत से ये काम कर सकता है, इसको क्रिएट करने का और एबॉलिश करने का। आर्टिकल्स की अगर बात करें, अनुच्छेद की, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं आर्टिकल्स अलग से लिखता हूँ। लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के जो ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी। स्पीकर है तो स्पीकर नहीं होता तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करता है। तो ये जो ऑफिसर से आर्टिकल एसोसिएटेड हैं वो अनुच्छेद नंबर 93 है, आर्टिकल नंबर 93। ये है पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ लोकसभा में। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें तो 178 नंबर आर्टिकल में। अभी जो पेपर हुए हैं सीपीओ के ख़त्म, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर से ही उसने आर्टिकल्स पूछे हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। लोकसभा में अगर बात करें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो 93, और लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करेंगे तो 178। स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट में अगर बात करें तो वो करता है प्रेसिडेंट, और डिप्टी स्पीकर की करता है स्पीकर। स्पीकर अपना जो इस्तीफ़ा होता है हमेशा वो डिप्टी स्पीकर को देता है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है हमारा 15th। Who among the following revolutionaries was one of the co-founders of the HSRA which got established in 1928 at Firoz Shah Kotla in New Delhi? तो निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? था नहीं, थे लिखो यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो कल मैंने आपको बताया था कौन कौन सी पार्टी थी। एक तो सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी 1924 में, 1924 में। ये कानपुर में बनी थी। सचिन सान्याल हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लहिरी हो गए, इन लोगों ने बनाई थी इसको। सचिन सान्याल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी। और फिर अगले साल ही काकोरी कांड इन्होंने अंजाम दिया 1925 में, उसको हम ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जानते हैं। देन जब इन लोगों की अरेस्ट हो गई, कुछ लोगों को मार डाला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो HSRA बनी। इसी का ही सोशलिस्ट वर्जन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 4 साल बाद वर्ल्ड कप हुआ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जिसको कि अभी हम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो 1928 में किसने बनाया? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। भगत सिंह ने एक और पार्टी का गठन किया था, उसको हम जानते हैं पंजाब नौजवान भारत सभा। पंजाब नौजवान भारत
सभा, ये जो पंजाब नौजवान भारत सभा है ये 1916 1916 में बनती है। और बस, और क्या इसमें याद करोगे, ठीक है। और ध्यान रखना इनकी एक किताब थी वाई आई एम एन अथीस्ट, ये भी ध्यान रख लेना, वाई आई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी एक बुक का नाम है, ठीक। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखना इन्होंने एक बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बनाई थी 1905 में, 1905 में। ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे, किसके, गांधी जी के। सुभाष चंद्र बोस जी के चित्तरंजन दास थे पॉलिटिकल गुरु, और ये गांधी जी के थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करी थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जस्ट उसी साल में बनारस में कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में तो हम आगे देखेंगे, और अरविंदो घोष के बारे में ऐसा ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, बस ये है कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उसमें थोड़ा सा इनका इन्वॉल्वमेंट निकला था जो कि बाद में प्रूव नहीं हो पाया था, तो इसलिए वो भी अभी हम नहीं करेंगे। क्लियर इतनी चीज़। अब हमने कल जो पार्टियां पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। CPI पर ने बताया था, मैंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बताई थी मैंने आपको, मैंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बताई थी, और कौन सी पार्टी बताई थी, स्वराज पार्टी बताई थी। एक और नोट करोगे, ऑल इंडिया किसान सभा 1920 ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, MN रॉय, ठीक है, MN रॉय ने। 1925 में फॉर्मलाइज हुई थी कानपुर में, और 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ध्यान रख लेना। 1934 में 1934 में किसने, आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, मीनू मसानी, ये सब लोग, ये सब कल मैं लिख चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 1920 में किसने बनाया, नारायण मल्हर जोशी जी ने, लाला लाजपत राय, जोसेफ बाप्तिस्ता। स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 1930 में। कौन फाउंडर था, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें कि ये पहले प्रेसिडेंट थे, ये सेक्रेटरी बने थे। और ऑल इंडिया किसान सभा, ये आज नोट कर लो, 1936 में बनी थी, 1936 में। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1936 में ही फैज़पुर में, जो पहला कांग्रेस का सेशन था जो किसी गांव में हुआ हो, उसी टाइम बनी थी ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। सहजानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। रीड दी करेक्ट स्टेटमेंट। चलो भाई, ये क्वेश्चन एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैंने रिप्लेस किया था इस क्वेश्चन से, तो इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, ठीक है। कारण इसका ये है क्योंकि मुझे फिर DPSP में डीप डेवल करना पड़ेगा, और वो भी मैं करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे, इसको मैं कल रखूँगा इस सवाल को, बिकॉज नहीं तो फिर फालतू में बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। प्रेसिडेंट वैसे ही हम पहले पढ़ चुके हैं, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है सर। तो इसको अभी स्किप करेंगे, इसको करेंगे 16 नंबर। सत्तरिया डांस फॉर्म इज़ फेमस इन विच ऑफ द स्टेट, सत्तरिया नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि इसको मुझे पढ़ाने के लिए DPSP को पूरा कम से कम मुझे 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो वो फालतू में लंबा लेक्चर हो जाएगा, और इतना लोड अभी शुरू में नहीं लेना। शुरू में लोड होगा, मैं आपको पहले बता दूं, शुरू के 10 लेक्चर्स में आपको मैक्सिमम लोड लगेगा, उसके बाद ये लोड धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिकॉज आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने लगेंगी अपने आप, तो वो बस हम रिवाइज करेंगे तुरंत उसको, ठीक है। सत्तरिया डांस फॉर्म इज़ फेमस इन विच ऑफ द स्टेट, तो सत्तरिया नृत्य कहाँ का है, तो सबसे पहली बात तो सत्तरिया एक हमारा भारत का वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस में है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे मेंशन्ड है, नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है, जिसको कि किसने कंपोज किया था, इसको कंपोज किया गया था भरत मुनि जी के द्वारा, ठीक है। भरत मुनि जी ने इसको कंपोज किया था। इसको हम 5th वेद के नाम से जानते हैं, 5वें वेद के नाम से जानते हैं नाट्यशास्त्र को। अब ये जो 8 क्लासिकल डांसेस है, ध्यान रखना, ये संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। तुमसे अगर पूछ ले कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कौन सा है, जो छऊ है, जो ईस्ट इंडिया का एक फोक डांस है, उड़ीसा झारखंड यहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल, वहाँ पे मतलब इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक क्लासिकल डांस मानती है। वैसे आप 8 ही मानेंगे, 8 क्लासिकल डांसेस हैं। उसमें से असम का क्लासिकल डांस है सत्तरिया। ये एक वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, विष्णु जी को समर्पित, आप समझ सकते हैं, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। सत्तरिया डांस जो है सबसे आखिर में इंक्लूड हुआ था, लास्ट टू बी इंक्लूडेड इनटू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस, और इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। सत्तरिया से हमारे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं, जैसे इसके फॉर्म्स होती हैं भावना और अंकिया नाट। तुमसे पूछ लेगा भावना और अंकिया नाट किस में परफॉर्म किया जाता है, तो ये किया जाता है, इसके फॉर्म्स होते हैं सत्तरिया के,
अच्छा, इसको किस गीत में परफॉर्म किया जाता है, उनको हम बोलते हैं बोर गीत। फिर तुमसे पूछेगा चाली, झुमुरा, नाडू भांगी, ये किससे एसोसिएटेड हैं? ये भी आपके एसोसिएटेड हैं सत्तरिया से। चाली, झुमुरा, नाडू भांगी और भावना और रंगिया नाट सत्तरिया से हैं। सत्तरिया के एक्सपोनेंट अगर पूछ ले कि इसके एक्सपोनेंट का मतलब होता है कौन कौन इसके फेमस एक्सपोनेंट है जो इसको डांस को परफॉर्म करते थे, तो गुरु जतिन दास, सॉरी जतिन दास नहीं, जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घना कंटा बोरा, गुरु घना कंटा बोरा, मानिक बारबयान। अगर आपको बारबयान दिख जाए सरनेम में, सीधे सत्तरिया मारा करो, ठीक है। बारबयान कहीं भी दिख जाए, क्योंकि 2-3 और बारबयान लोग हैं, वो भी सत्तरिया सही हैं, ठीक है। आई थिंक एक तो इनके भाई ही हैं। मनीराम दत्ता, मनीराम दत्ता एंड भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका से तो अभी 3-4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा सीपीओ में। भूपेन हजारिका से क्या सवाल पूछा, इनको भारत रत्न कब मिला? तो सन 2019 में इनको मिला था भारत रत्न, ठीक है। भूपेन हजारिका, क्लियर। ये सारे नाम सत्तरिया, तो सत्तरिया से इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन है कि कहाँ का है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने छोड़ ही दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके गुरु किसको हम कंसिडर करते हैं, यानी कौन इसका प्रोपाउंडर था जिसने इसको सत्तरिया का एक तरह से सत्तरिया को एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लाए। ये थे हमारे गुरु शंकर देव। इनका नाम तो भूल ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु शंकर देव। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है गुरु शंकर देव जी। खत्म। Which of the following Indo-Greek kings was mentioned in the Buddhist text मिलिंद पनो as मिलिंद? भूपेन हजारिका, बिल्कुल सही बात है। एंड लेट मी, मतलब एक अप्रिसिएशन मैं आपको दे देता हूँ, एंड दिस अप्रिसिएशन इज़ कि भाई मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में नोटिस करता रहता हूँ कि लगभग 4,500 लोग हैं एंड कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। देखिए, जो आप ये काम कर रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है, क्योंकि सबसे ये नहीं होता है। क्योंकि अभी यही अगर मैं कोई मूवी चला देता तो ये 4.5 के 4.5 बने रहते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट की बात आती है, जहाँ पे आपके दिमाग का लोड बढ़ता है, वहाँ पे अगर आप उस चीज़ को सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम, and for that I appreciate you. Which of the following Indo-Greek kings was mentioned in the Buddhist text मिलिंद पनो as मिलिंद? इनको हम ध्यान रखना, अच्छा लिखा हुआ ही पूछा है, इनको हम मियांडर के नाम से जानते हैं। मियांडर ये एक इंडो ग्रीक किंग थे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया से आए थे कौन? इंडो ग्रीक आए थे, शाका आए थे, जिनके बारे में बताया था। इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? रुद्रदमन दिवन, जिन्होंने वो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है गिरनार हिल्स में गुजरात में, ठीक है। और आए थे आपके कुशांस, ठीक है। ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये जाने जाते हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक्स जाने जाते हैं इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स। अच्छा, लेड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया? अभी पीछे बताया था, जल्दी से बताओ, देखते हैं अभी तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है। गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, प्लस इन्होंने सबसे पहले वो कॉइन इंट्रोड्यूस किए जिसमें रूलर की फ़ोटो लगी होती थी। फ़ोटो का मतलब ये नहीं कि पिक्चर्स खींची और उसको चिपका दिया, आप समझ पा रहे हैं, मतलब वो एक आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो रूलर की फ़ोटो ऐसे याद कर लो कि रूलर की फ़ोटो बने हुए कॉइन पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। मियांडर क्या हुआ, एक दिन टकरा गए नागसेन से, जा रहे थे कहीं, नागसेन मिल गए, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट मंक थे नागसेन, ठीक है। तो मियांडर बोला कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो बोलते हैं नागसेन बताओ क्या काम है। तो बोलते हैं कि ये सब क्या, मतलब बुद्धिज़्म क्या है, ये सब बताओ, हमें भी बताओ। तो ये मतलब क्वेश्चन करते गए, वो आंसर करते गए, काउंटर क्वेश्चन किया मेंढर ने, काउंटर आंसर दिया नागसेन ने। इतने बढ़िया बढ़िया आंसर दिए नागसेन ने कि मेंढर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। ध्यान रखना। और यही सेम चीज़ लिखी हुई है मिलिंद पनो। तो मिलिंद पनो इज़ अ डायलॉग बिटवीन मियांडर एंड नागसेन। कहीं कहीं नागसेन का नाम तुम्हें नागार्जुन के नाम से मिलेगा। इस पे हिस्टोरियंस का भी डिबेट चलता रहता है कि नागसेन ही नागार्जुन थे या नहीं थे, लेकिन तुम ध्यान रखना नागसेन, अगर कहीं नागार्जुन आ जाए तो फिर वो मारना नागार्जुन, ठीक है। ये एंटियोकस वन कौन था? और अच्छा ये बताओ, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? हु रोट दी बुद्ध चरित्र? ये बुद्ध चरित्र किसने लिखी? और ये एंटियोकस वन कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों डेमेत्रियस और स्टेटो के टू के बारे में नहीं बताया, क्योंकि नहीं पूछेगा इनसे क्वेश्चन, लेकिन एंटियोकस से पूछेगा। सीरिया का रूलर था ये। और क्यों पूछेगा? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे और अशोक के पप्पा बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, इन्होंने बोला था एंटियोकस वन से, बहुत अच्छे रिलेशन से कि भाई हमें वो फिग भिजवा दो। फिग मतलब एक तरह का वो होता है, आई थिंक ड्राई फ्रूट होता है। फिग भिजवा दो, जरा वाइन भिजवा दो,
ठीक है। एंटियोकस ने बोला ये बॉय ठीक है वाइन भिजा दो, और फिर उसको लगा ज़्यादा हो जाएगा तो वाइन की जगह उसने मतलब वाइन के साथ साथ फिलोसफर बोल दिया। वैसे वाइन के साथ तो कुछ और मंगवाना चाह रहा था वो, लेकिन फिलोसफर बोल दिया उसने, ठीक है। तो बिंदुसार ने एंटियोकस वन से मंगवाया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा है किसी एग्जाम में रिसेंटली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Dash is a mode of, third last question is a mode of communication in itself and it also regulates the use of other means of communication. Dash अपने आप में संचार का एक तरीका और ये संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। तो संचार के लिए ये यूज़ होती है हमारी सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बस यहाँ से पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी, पहली भारतीय सैटेलाइट, तो ये थी आर्यभट्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ से करते हैं, तो श्रीहरिकोटा, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से श्रीहरिकोटा। आगे बढ़े, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज केप्ट कांस्टेंट इन द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स के नियम में इनमें से कौन सी चीज़ को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि मात्रा स्थिर रखी जाती है। अब यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट गैस लॉज पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सिर्फ गैस लॉज ही पढ़ेंगे, आर्किमिडीज़ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। गैस लॉ कौन कौन से 3, एक तो बॉयल का नियम है, एक चार्ल्स का नियम है, ठीक है, और एक गे लुसैग का नियम है। गे लुसैग का नियम है। बॉयल्स जी ने ये बोला कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, नियतांक रखें, तापमान को नियतांक रखें, तो प्रेशर जो है, दाब जो है, वो आयतन यानी वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को ही मैं इस तरह से लिख सकता हूँ PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इसी को ही मैं इस तरह से लिख सकता हूँ P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये तापमान नियतांक होता है, दैट इज़ इट इज़ कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ की अगर बात करें तो ये क्या बोलता है, ये चार्ल्स जी ने, और ये लॉ कब दिया, बॉयल्स जी ने ये लॉ दिया था 1662 में, 1662 में, और चार्ल्स जी ने ये लॉ दिया था 1687 में, 1787 में। ये इन्होंने, चार्ल्स जी ने क्या बोला कि वॉल्यूम जो है, आयतन, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसी भी गैस का वॉल्यूम, उसका आयतन उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल, तो यहाँ पे जैसे मैंने जब बैच में पढ़ाया था तो मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाया था कि किस तरह से चिप्स पैकेट वो फूल रहा था, है ना, ऊपर नीचे जाने में। तो वो खैर अभी छोड़ो, जैसे कि वॉल्यूम अगर, जैसे प्रेशर अगर घटता है तो जैसे ऊपर जाने में प्रेशर घटता है, तो जैसे आप जब प्लेन में बैठोगे ना, जब प्लेन में बैठोगे आप, तो ऊपर अगर जैसे तुम्हारा प्लेन ऊपर जाएगा, अगर चिप्स का पैकेट होगा, अगर तुम, ठीक है, जो अगर रियर होगा तो उसमें मतलब फूलने लगेगा धीरे धीरे, एकदम फ्लफ हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा फट जाएगा भी। जैसे नीचे आएगा आपका प्लेन तो वो हो जाएगा। वो बॉयल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि वहाँ पे ऊपर जाने में प्रेशर घटता है तो उसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ने लगता है गैस का। यहाँ पे क्या है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा। जैसे नहीं टायर होता है, गर्मियों के टाइम पे टायर होता है, फटते ज़्यादा हैं टायर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम गैस का बढ़ जाता है तो फट जाता है टायर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और लुसैग जी ने बोला कि इस बार तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 3 गैस के लॉज इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए सिर्फ 3 आपको याद रखने हैं। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, मिक्का, कॉपर, कोल या फिर बॉक्साइट। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, पता नहीं एकदम से दिमाग में क्यों आ रहा है अभी ध्यान रखना, जो हमारे सहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, अब एकदम से आ गया तो बता देता हूँ कि वो बनारस में उन्होंने सहनाई बजाना वगैरह सीखा था, तो कहीं कहीं पर उनको बनारस घराना से एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। एकदम से आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोडरमा कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में, गया बिहार में, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, ये मीका के उत्पादन से संबंधित है, ये एक नॉन मेटल है मीका, अभ्रक इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके बेल्ट अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा, टोटल 50% ऑफ मिक्का इज़ प्रोड्यूस्ड इज झारखंड। पूरे इंडिया का जो मिक्का है वो झारखंड में 50% उसका प्रोड्यूस होता है। कोडरमा गया हजारीबाग एक बेल्ट हो गई। एक ऐसे ही हमारी बेल्ट है, यहाँ पे पड़ती है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, नेल्लोर बेल्ट है, ये आंध्र प्रदेश में है।
और एक अजमेर बेल्ट है, राजस्थान साइड है। ठीक है, तो राजस्थान हो गया, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया हो गया और ईस्टर्न इंडिया, ये मिक्का के टॉप प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। कॉपर तांबे की बात करें तो इट वॉज द फर्स्ट मेटल, ये पहली धातु थी टू बी डिस्कवर्ड बाई ह्यूमंस, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाई ह्यूमंस, यानी इंसानों के द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। कल हमने आपको पढ़ाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व था ना। इसी टाइम पे चैल्कोलिथिक यानी कॉपर एज भी चली थी, जहाँ पे लोग कॉपर यूज़ करते थे। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ मिश्र धातु होती है कॉपर और टिन की। ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे, चैल्कोलिथिक एज उसको हम बोलते हैं, और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, यहाँ तक कि इनके बाद तक एग्जिस्ट करे। इसका रफली टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं 2000 से लेके रफली आप 500 BC तक इसको ट्रेस कर सकते हो। कॉपर की माइंस अगर बात करें इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो कॉपर की माइंस अगर देखने को मिलेंगी आपको कहाँ पे, एक तो खेतरी और मलज खंड, खेतरी और मलज खंड। मलज खंड है मध्य प्रदेश में और खेतरी माइन है राजस्थान में, ये याद रखिएगा। कोल के बारे में भी हम कुछ नहीं देखेंगे, इसको बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। कितने टाइप का कोल होता है वो भी बिल्कुल नहीं देखेंगे। बॉक्साइट देखेंगे, बॉक्साइट होती है एल्यूमिनियम की ओर। ये किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की ओर होती है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का उड़ीसा है, और नेशनल जो एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है जिसको नाल्को बोलते हैं, वो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में मेनली इन्वॉल्व है इंडिया में। तो बॉक्साइट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की ओर है, उड़ीसा टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। लगे हाथ आयरन की भी इंपॉर्टेंट 4 बेल्ट देख लेते हैं, आयरन कहाँ कहाँ मिलता है। ये है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास है, ये है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और ये है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकूर बेल्ट जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगी। अब बारी है करंट अफेयर के शॉर्ट को लगाने की। तैयार है करंट अफेयर शॉर्ट के लिए, जहाँ पे हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डिड नॉट होस्टेड द डूरंड कप 2023। कल सवाल कुछ ऐसे ही पूछा गया था CHSL में कि नेशनल स्कूल गेम्स इनमें से किस सिटी में नहीं हुए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये सवाल बनाया है जो CGL में आने के चांसेस हैं कि डूरंड कप इनमें से किस सिटी में नहीं हुआ है। डूरंड कप इससे एसोसिएटेड है फुटबॉल से। कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में, 11 होते हैं। इसमें 2 गोल पोस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 7.23 मीटर का होता है। जो 2 गोल पोस्ट होते हैं उनके बीच की दूरी होती है 7.23 मीटर्स। फुटबॉल की अगर बात करें और कौन कौन से कप एसोसिएटेड है, मेडेका कप है, सुब्रोतो कप है, ठीक है। सो जैसे सुब्रोतो जैसे इंडिया में हो गया, ठीक है। संतोष ट्रॉफी इंडिया में हो गई, रोवर्स कप हो गया, ठीक है। और एक इंटरनेशनल होता है हमारा यूएफा कप होता है ना, यूरोप वगैरह की जो कंट्रीज इसमें खेलती हैं। तो मेडगा, सुब्रोतो, संतोष, रोवर्स, डूरंड, ये सब फुटबॉल की ट्रॉफीज़ हैं। 11 प्लेयर होते हैं, गोल पोस्ट के बीच की डिस्टेंस आपको याद हो गई। अभी के लिए इतना याद रखना। डूरंड कप राउरकेला उड़ीसा में नहीं हुआ है, कोलकाता में हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है, कोकराझार में हुआ है। और जीता किसने है, ये वेस्ट बंगाल का जो फुटबॉल क्लब है मोहन बगान, उसने जीता है इसको, ठीक है। मोहन बगान ईस्ट बंगाल को हरा के जीता है मोहन बगान ने। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन सैफ अंडर 16 2023 कप। ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। साउथ एशियन फेडरेशन जो फुटबॉल कप होता है, अंडर 16 की बात हो रही है। किसने जीता है, कहाँ पे हुआ था, किसको हरा के जीता है, तो ये जीता है इंडिया ने। किसको हरा के जीता है, बाई डिफीटिंग बांग्लादेश को हराया है। और होस्ट कौन था, होस्ट था भूटान, ठीक है। होस्ट था भूटान, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई बताएगा क्या है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो डिजोंखा है, डिजोंखा। कैपिटल और करेंसी से तो क्वेश्चन अब यार आते नहीं है, फिर बता देता हूँ। कैपिटल थिम्फू है और करेंसी नगल्ट्रम है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं भूटान को, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है। जोंखा इंपॉर्टेंट है जो लैंग्वेज है, क्योंकि कैपिटल करेंसी अभी ज़्यादा पूछता नहीं है,
तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, थिम्फू है कैपिटल, और नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। ये तो सैफ अंडर 16 कप की बात हो गई है, ठीक है। वैसे अगर हम नॉर्मल सैफ की बात करें तो वो भी इंडिया ने ही जीता है, जिसपे CHSL में कल सवाल पूछा कि कौन से नंबर कितनी बार इंडिया ने जीता है, तो 9 बार इंडिया ने जीता। जो पिछला वाला हुआ था वो बेंगलोर में फाइनल हुआ था कंटीवीरा स्टेडियम में, ठीक है, और 9 बार भारत ने जीता है, ठीक है, और कुवैत को हरा के पिछला वाला जीता था। तो ध्यान रखना, इंडिया ने जीता है, भूटान में हुआ था, बांग्लादेश को हरा के जीते हैं, और भूटान की ये लैंग्वेज याद रखना। अच्छा, अगर भूटान की याद रखिए तो अफ़गानिस्तान की भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अफ़गानिस्तान की डारी एंड पश्तो है, ठीक है, डारी एंड पश्तो। एक होमवर्क के साथ आपको छोड़ जाता हूँ, एंड दैट इज़ श्रीलंका की लैंग्वेज क्या है ये आपको बताना है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये आपको बताना है। तमिल मत लिख देना, तमिल तो बोली जाती है, लेकिन एक और है जिसका नाम S से स्टार्ट होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। अब आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया आज के सेशन में, ठीक है। वो मतलब इतना मैटर नहीं करता आपने कितना स्कोर किया, लेकिन मैटर ये करता है कि आप एटलीस्ट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अरे मैं बोलता हूँ तुक्का लगाओ, तुक्का लगाने की कैपेबिलिटीज़ तुम्हारी डेवलप होंगी यहाँ से, कि किस तरह से सही तुक्का लगाया जाता है, ठीक है। एटलीस्ट वही डेवलप करो साथ साथ, ठीक है। तो डबल बेनिफिट करो, एक तो चीज़ें सीखो भी और साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो भी सीखते जाओ। सिनली बिल्कुल अभी नहीं बताना है, जब रिकॉर्डेड जाएगा लेक्चर तब लिखना है उसमें, ठीक है। चलो भाई, तो कैसा लगा आज का सेशन ये आप बताइए, ठीक है। और शुरू में थोड़े सेशन लंबे हो सकते हैं, जैसे अभी कितना 1.5 घंटे का सेशन हो गया 22 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अभी मैं बोला सर टाइम लग रहा है, अरे तो भाई टाइम सेव करके कहाँ ले जाओगे, क्यों टाइम सेव करके, जैसे मुझे याद है एक मतलब हमारे टाइम पे ही एक फ्रेंड था, ठीक है, और उसने हमारे टीचर से क्वेश्चन पूछा, सर न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है। भाई साहब जो क्लास लगाई गई उसकी कि मतलब वेस्ट हो जाता है टाइम, तो फिर करोगे क्या उस टाइम का जो बचा के मतलब पढ़ाई तुम्हें करनी है, ठीक है। और शुरू में टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है बिकॉज हमें चीज़ें अभी ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं जैसे विजयनगर एम्पायर पे आज क्वेश्चन आया, सेल पे आया, तो हमने कल की चीज़ें रिवाइज़ कर ली तुरंत और नई चीज़ें पढ़ ली। अभी कुछ लेक्चर साथ बाद आप देखेंगे कि विजयनगर और सेल टॉपिक इन सब में कुछ नया बचेगा ही नहीं, तो हम बस उसको खट खट कर रिवाइज़ कर लेंगे उसको ओरली, ठीक है। तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। एंड नोट्स मैं आपको बता दूं, परमार SSC टेलीग्राम पे मैं कल के लेक्चर के जो भी होंगे वो अपलोड आपको करवा दूंगा परमार SSC टेलीग्राम पे, और टाइम पे आपको मिल जाया करेंगे। थोड़ा सा घबराइए नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग एप्लीकेशन पे और व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं कि सर कहाँ है वो, हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल GS में ना पूछ के रीजनिंग में पूछ रहा है, वो एनालॉजी में पूछ रहा होगा ना। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 दिन का समय दीजिए, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा आप लोग एप्लीकेशन पे और उस पर मतलब मत भेजिए कि सर कहाँ है, वो हमें भी पता है कि अपलोड करने हैं, ठीक है। इंग्लिश का भी अपलोड नहीं हुए हैं, हिंदी के तो हो गए हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PPT है उसकी PDF आपको परमार SSC के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ जो क्विज़ चैनल है, क्विज़ ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए और क्विज़ अटेम्प्ट करते रहिए। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन। सर आप कौन भाई, दीपेंदु कौन है, करने दो जो भी है। क्विज़ कैसे दें, क्विज़ आप जाइए, क्विज़ ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अटेम्प्ट करिए। अनुष्का तिवारी सर 4th 5 ईयर प्लान का रुद्रम, तो ये भी तो मैंने बताया था, DP धर या रुद्र LN भैया। डीप 4th का आपका देखो, पहला हैरेडोमर, दूसरा PC महालनोबिस, तीसरा है आपका गडगिल फॉर्मूले पे, चौथा भी गडगिल फॉर्मूले पे है या फिर रुद्र LN मॉडल बोलते हैं, देन पांचवा है आपका DP धर मॉडल पे। पिछले साल क्या पूछा था, पिछले साल गोल पोस्ट की, वो सब करेंगे अभी एक ही लेक्चर में, सारी थोड़ी चीज़ें थोड़ी ना मैं करवा दूंगा। अच्छा, नौजवान भारत सभा, एक सेकेंड, क्या मैंने 16 लिख दिया क्या, एक गलती से, एक सेकेंड, इसको या 26 कर लेना, या 26 होगा, ठीक है। 1926, 1916 नहीं, 1926,
ठीक है, बिकॉज आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 1930 में तो 1931 के टाइम पे तो फांसी हुई थी भगत सिंह जी को, कि तो उसके कुछ ही साल पहले ही बनाया होगा उन्होंने, बिकॉज 1916 में तो उनकी एज ही इतनी कम होगी। ठीक है, 1916 में अगर बात करें तो उनकी एज ही इतनी कम होगी, तो 1916 में तो कोई वही नहीं बनता है। 1907 में आई थिंक उनका जन्म ही हुआ था, जब सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो 8 साल की एज में तो बुक मतलब इस तरह से एसोसिएशन नहीं बना लेंगे। 1926 से हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए। और रही बात की गोल पोस्ट की लेंथ वगैरह, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अब एक लेक्चर में नहीं देख सकते ना सारी चीज़ें। थैंक यू बोल दीजिए सर बर्थडे विश के लिए। अच्छा, तुम लोग रोज़ रोज़ बोलोगे बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तुमको रोज़ थैंक यू बोलेंगे क्या, या जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन बोलेंगे? चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। सर होल बता दो सहनाई की, बताया तो था 7 होते हैं। थाला फॉर अ रीज़न याद रखना है। सर आज रनिंग करने नहीं आए, तुम्हें कैसे पता यार? बात तो सही है, बात तो एकदम सही बोली, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि आज मैं रनिंग पे नहीं गया? क्यों क्यों क्यों? अनाड़ी सूराउ थैया, नाम तो तुम्हारा साउथ इंडिया का लग रहा है, क्यों? माई ब्रदर गॉट 12 जॉब इन 2020 से लेके 2024 के बीच में एसएससी। ही नाउ इज इन जीएसटी एज अ असिस्टेंट इन अ होम टाउन। ही ऑल्सो सजेस्टेड मी फॉर परमार एसएससी। ओके, सर डेफिसिट समझ नहीं आ रहा है कार्तिक दत्ता। समझ जाओगे यार, अभी आएंगे डेफिसिट के क्वेश्चन, बजट पढ़ेंगे, रेवेन्यू, कैपिटल, डेफिसिट, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तो दूसरा लेक्चर हुआ है यार, थोड़ा सब्र तो रखो। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। रेलवे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो भी हो रहा है रेलवे